हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, क्लास 12 हिंदी बुक का जो चैप्टर 2 है इसका नाम है उसने कहा था। इसके जो लेखक जो है राइटर, इसका नाम है, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये गुलेरी जी जो है इस पाठ के लेखक हैं। तो आइए यहाँ पे लेखक का कुछ जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। यानी लेखक का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। और निधन कब हुई? तो 12 सितंबर 1922 को इसका देहांत हो गया। 12 सितंबर 1922 को देहांत हो गया। जन्म स्थान यानी गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान में हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। मूल निवासी, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले थे? तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी इसके जो पूर्वज सब जो थे, जैसे कि पापा हो गए, दादा हो गए, वो सब जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में एक गांव है जिसका नाम है गुलेर। गांव का क्या नाम है? गुलेर। उसी गुलेर नामक गांव में इसके पूर्वज सब रहा करते थे और ये भी तब वहीं के मूल निवासी कहलाए। इसके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। पंडित शिवराम। अब देखिए, शिक्षा यानी इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा, यानी बचपन में इसको जो है संस्कृत की शिक्षा दी गई। और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की। तो 1899 में ये जो है 1899 में इलाहाबाद से ये क्या किए? तो मैट्रिक किए। और कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है 1901 ईस्वी में क्या किए? इंटर किए। उसके बाद जो है 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये क्या किए? बीए किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। और यही इलाहाबाद जो है वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से फेमस है। उसके बाद दिए गए वृत्ति। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी की नाबालिग राजा के पद पर भी रहे। उन्हें कब रहे? तो 1904 में। कहाँ रहे? तो जयपुर दरबार में। संपादन का मतलब होता है न्यूज़पेपर। देखिए, ये जो है समालोचक नामक जो है पत्रिका लिखे थे। काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका भी लिखे थे। और रचनाएँ, इसके देखिए रचनाएँ क्या क्या हैं? तो सबसे पहले दिया है कहानियाँ। तो एक कहानी ये लिखे थे सुखमय जीवन। कब लिखे थे? तो 1911 ईस्वी में। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन हैं? तो क्या बोलेंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। या सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। किसने लिखा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। या सुखमय जीवन पाठ की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। अगला दिया है बुद्धू का कांटा। ये भी कब लिखा गया था? ये भी 1911 ईस्वी में ही लिखा गया था। अब बुद्धू का कांटा पाठ भी क्या है? एक कहानी है। इसके भी लेखक कौन है? इसके भी लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही है। उसके बाद है उसने कहा था, जो कि आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। आज जो हम चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका भी नाम है उसने कहा था। और पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है? तो उसने कहा था पाठ एक कहानी है। फिर पूछेगा कि उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? तो उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। फिर पूछ सकता है कि
तो उसने कहा था कब लिखी गई थी? तो 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर पूछ सकता है कि जिस समय गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी को लिखा था, उस समय पूरे विश्व में क्या चल रहा था? तो उस समय विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्यों हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। और ये कहानी कब लिखा गया? 1915 में लिखा गया है। अब ये देखिए कुछ निबंध भी लिखे हुए हैं। जैसे पहला निबंध दिया कछुआ धर्म। कछुआ धर्म भी किसकी रचनाएं हैं? तो गुलेरी जी की ही रचनाएं हैं। तो पूछ सकता है कछुआ धर्म पाठ की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। कछुआ धर्म पाठ के लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला दिया है धरेसी मेहू कुठाओं। धरेसी मोही कुठाओं, इसके ये भी क्या है? एक निबंध है। इसके भी लेखक कौन है? तो गुलेरी जी हैं। फिर पुरानी हिंदी, ये भी गुलेरी जी की रचना है। भारतवर्ष, गुलेरी जी की रचना है। डिंगल, गुलेरी जी की रचना है। संस्कृत की टिपरारी, गुलेरी जी की रचना है। देवनाम प्रिय, ये भी किसकी रचना है? तो गुलेरी जी की ही रचना है। और ये सब क्या है? तो ये सब निबंध हैं। फिर देखिए आगे दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी का मतलब हुआ कि 1900 कुछ ईस्वी। 1900 कुछ ईस्वी। जैसे अभी देखिए पूछेगा कि हम लोग किस सदी में हैं? तो अभी हम लोग जो है 21वीं सदी में हैं। किस सदी में हैं? 21वीं सदी में। कैसे? तो अभी क्या चल रहा है? 2100 कुछ ईस्वी। तो कुछ ईस्वी के रूप में 2000 कुछ ईस्वी। 2000 कुछ ईस्वी के रूप में यानी कि 2023। जब मान लीजिए 2024 2025 करते करते 2099 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 2100। जैसे 2101 2102 होगा तब हम लोग बोलेंगे 22वीं सदी। तो ये किस सदी के जो लेखक थे? तो 20वीं सदी के, यानी 1900 कुछ ईस्वी के। तो यहाँ से आपका ये कहानी उसने कहा था स्टार्ट होता है। आइए समझते हैं क्या बोला गया। उसने कहा था मूलतः एक प्रेम कथा है। उसने कहा था क्या है? एक प्रेम कहानी है। शुद्ध प्रेम का भावनात्मक अनुभव और इस प्रेम के लिए स्वयं की आहुति देने की यह कहानी है। कहता है कि इस कहानी में, यानी उसने कहा था कहानी में जो है प्रेम के भावनात्मक अनुभव को बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि केवल किसी से प्रेम करना, स्नेह करना या फिर उसे पा लेना ही जो है सबसे बड़ा प्रेम नहीं है, बल्कि उसके लिए एक बड़ी आहुति देना, एक कुर्बानी देना भी क्या है? एक प्रेम है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। ये जो कहानी है उसने कहा था, इसका प्रमुख जो है मेन आदमी जिसको एडमिन कह सकते हैं, वो एडमिन कौन है? तो वो लहना सिंह जी हैं। लहना सिंह इस पाठ के नायक हैं। आइए आगे देखते हैं। वह अंग्रेज द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल में जमादार हैं। तो कहता लहना सिंह जो है भारतीय सेना में 77 सिख राइफल के जमादार हैं। तो पूछेगा लहना सिंह क्या थे? जमादार थे। किसके जमादार थे? सिख राइफल के। तो लहना सिंह जिस सिख राइफल के जमादार थे उसका नंबर कितना था? तो 77 नंबर था। अब देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है बचपन की। 12 वर्ष की उम्र में वह अपने मामा के घर अमृतसर आया हुआ था। तो लहना सिंह के मामा जी जो हैं अमृतसर में रहते थे। अमृतसर कहाँ में है? तो शायद पंजाब में है। तो वही पंजाब में रहते थे, अमृतसर में रहते थे। और ये जो है जब लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष का था तब ये अपने मामा के यहाँ अमृतसर आए हुए थे। उसकी मुलाकात चौक की दुकान पर एक सिख लड़की से हो जाती है। लहना सिंह जब अपने मामा के यहाँ जब आए अमृतसर, तो जैसे मान लीजिए आज आए होंगे, कल या परसों जब जो है घूमने फिरने गए कि देखते हैं कि क्या क्या है मामा के घर के आसपास, तो उसी दौरान क्या होती है उसकी मुलाकात जो है चौक पे यानी बाज़ार में, मार्केट में एक दुकान पर एक सिख लड़की से हो जाती है। किस लड़की से? सिख लड़की से, जो 8 वर्ष की थी। जिस लड़की से लहना सिंह का मुलाकात होता है वो लड़की कितने वर्ष की थी? तो 8 वर्ष की। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लहना सिंह का कौन सी लड़की से मुलाकात हुआ था? सिख लड़की से। जिस
समय लहना सिंह का सिख लड़की से मुलाकात हुआ था उस समय उसकी उम्र क्या थी? लड़की की उम्र क्या थी? 8 वर्ष। लहना सिंह की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। और संयोग की बात देखिए, वह भी अपने मामा के घर अमृतसर आई हुई थी। यानी जिस लड़की से लहना सिंह का मुलाकात हुआ था वह भी अमृतसर अपने मामा के यहाँ ही आई थी और लहना सिंह भी अमृतसर अपने मामा के यहाँ ही आए हुए थे। लहना सिंह लड़की से पूछा, तुम्हारी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब यहाँ था सगाई। कुड़माई का मतलब सगाई। तो लहना सिंह जैसे ही लड़की को देखा तो वो फर्स्ट मुलाकात में ही उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? और लड़की धत कहकर भाग गई। लड़की क्या कह के भाग गई? धत कह के भाग गई। उसके बाद देखते हैं आगे। इसी तरह उन दोनों की मुलाकात कहीं ना कहीं अब अकस्मात हो जाती थी। तो जब फर्स्ट मुलाकात हुई उसके बाद जो दोनों की मुलाकात अकस्मात का मतलब अचानक, अचानक जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी गली में हो ही जाती थी। और जब जब मुलाकात होती थी तब तब लहना सिंह उससे यही पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? क्या तेरी कुड़माई हो गई? और हर बार की तरह लड़की धत कहकर चली जाती थी। यानी कि लहना सिंह जितना बार मिलता था हर बार यही पूछता था उससे कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की हर बार धत कहकर चली जाती थी। लहना सिंह उस सिख लड़की से मन ही मन प्रेम करने लगा था। लहना सिंह को जब वो लड़की पसंद आ गई थी। कौन लड़की? सिख लड़की। कितना उम्र थी? तो 8 वर्ष की थी। लहना सिंह कितने वर्ष के थे? तो 12 वर्ष के। तो लहना सिंह को मन ही मन जो है उस सिख लड़की से प्रेम हो गया था। एक बार फिर उसकी मुलाकात हुई। एक बार जो है फिर उसकी क्या हो गई? मुलाकात हुई। और लहना सिंह हमेशा की तरह फिर वही बात पूछा। जैसे लहना सिंह जब जब मिला करते थे तो वो पूछा करते थे कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? और इस बार भी लहना सिंह जब मिले तो हमेशा की तरह वह यही बात पूछे कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? और उस सिख लड़की का जवाब लहना सिंह के संभावना के विरुद्ध आया। लड़की बोली हाँ हो गई। लहना सिंह ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि हम जब जब सिख लड़की से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की हर बार की तरह धत कहकर चली जाती है। लेकिन इस बार भी लहना सिंह यही सोच रहा था कि शायद यह धत बोलेगी, लेकिन लड़की धत नहीं बोल के क्या बोली कि हाँ हो गई। तत्पश्चात कहानी में युद्ध का वर्णन है। तो ये जो है कहानी का पहला दृश्य था। इसी के बाद जो है कहानी यहाँ पहला पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। शायद ये उसने कहा था कहानी को 4 से 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद जो है तत्पश्चात युद्ध की स्टार्ट होती है। अब देखिए अगला दृश्य। ये फर्स्ट पार्ट जो है प्रेम कथा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से कहा गया किया गया जिसमें लहना सिंह अपने साथियों के साथ बात करता है। अब कहता है यहाँ से युद्ध का वर्णन है जिसमें लहना सिंह अपने साथियों से क्या करता है? बात करता है। ये समझिए कहानी का अगला पड़ाव यानी कि दूसरा पार्ट है। वजीरा सिंह लहना सिंह को बताता है। वजीरा सिंह लहना सिंह को बताता है कि तुम इस भयानक जाड़े में भी बीमार बोधा सिंह को ठंड से बचने के लिए अपने दोनों कंबल दे देते हो। वजीरा सिंह एक कोई समझिए कि वो लहना सिंह का समझिए साथी ही है। वो इसको बोलता है कि लहना तुम जो इतनी कड़ाके की ठंड में भी जो कुछ भी नहीं ओढ़े हुए हो, बल्कि इतने कड़ाके की ठंड में अपना कंबल तुम वजीरा सिंह को दे दिए हो। अपना बचाव नहीं करते हो क्या? कहता है कि तुम तो इस तरह मर जाओगे। ये इतने ठंड में तुम जो है कंबल नहीं ओढ़ोगे, अपना कंबल बोधा सिंह को दे दोगे, तुम तो ऐसे में मर जाओगे। वजीरा सिंह कटाक्ष भरते हुए कहता है कि यदि तुम जाड़े की गिरफ्त में आकर, यानी कहता है वजीरा सिंह, यदि तुम जाड़े के चक्कर में आ गए और तुमको निमोनिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निमोनिया नामक एक बीमारी होती है। और यदि तुम मर जाओगे तुम्हारा बचाव मुरब्बे से भी संभव हो पाएगा, मुरब्बे से भी संभव नहीं हो पाएगा। ये वजीरा सिंह जो है ठिठोली करते हुए कहते हैं कि इतनी जाड़े में तुम जो है कंबल नहीं ओढ़ते हो, अपना बचाव नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो। यदि तुमको निमोनिया हो जाएगी और तुम मर जाओगे
तो तुम्हारा बचाव जो है मुरब्बे से भी नहीं हो सकता है। फिर लहना सिंह कहने लगता है कि 3 दिन बाद रिलीफ मिल जाएगी, फिर वापस उसी फिरंगी मेम साहिब के यहाँ बहुत सारे फल और दूध मिल जाएगा। फिर लहना सिंह देखिए कहता है कि बस 3 दिन की ही बात है। कितने दिन की बात है? 3 दिन की बात है। उसके बाद रिलीफ मिल जाएगी और फिर फिरंगी मेम साहब, फिरंगी मतलब समझिए कि कोई ये अंग्रेजनी ही कोई शायद होगी, मेम साहिबा के यहाँ बहुत सारे फल और दूध मिल जाएगा। कहता है कि 3 दिन के बाद हम लोगों को जो है रिलीफ समझिए एक तरह का छुट्टी मिल जाएगी और हम लोग फिरंगी मेम साहिब के यहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत सारे फल मिलेंगे, दूध मिलेंगे, जिसे दाम देने पर यह कहकर मना कर देती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो फिरंगी मेम साहिब के यहाँ जो बहुत सा दूध है, ये फौजी लोग यानी लहना सिंह इसके साथी सब जो है दूध को पीते हैं। उसके बगीचे में बहुत सारे फल हैं, फल को खाते हैं। और जब वो उस दूध का, उस फल का जब वो दाम देते हैं फिरंगी मेम को, तो फिरंगी मेम बोलती है तुम तो राजा हो, तुम क्या हो? राजा हो, मेरे मुल्क को यानी मेरे देश को बचाने आए हो, मैं तुमसे भला दाम कैसे ले सकती हूँ। इस तरह से बातों में लहना सिंह कहने लगा कि 3 महीने पहले मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी भी आया था। अब लहना सिंह वजीरा सिंह से बात करते करते बोलता है कि आज से 3 महीने पहले मेरे गांव में एक मौलवी आया था। कौन आया था? मौलवी। जो कहाँ का रहने वाला था? तुर्की देश का। तो इसमें ऐसा ही पूछा जा सकता है कि लहना सिंह के गांव में जो मौलवी आया हुआ था वो किस देश का रहने वाला था? तो वह तुर्की का रहने वाला था। औरत को बच्चे होने की दवा बांटता था। वो मौलवी जो है, जिस औरत को बच्चे नहीं होते थे, जो औरत समझिए बांझ रहती थी, उसको बच्चे होने की दवा देता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था और बच्चों को भी बीमारी सबका दवाई देता था। आगे देखते हैं। यह कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। जर्मनी वाले क्या हैं? बड़े पंडित हैं। वह वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यानी कि बाबा कहते थे, वही मौलवी, कि जर्मनी वाले बड़े ही क्या है? पंडित हैं। वो वेद पढ़कर जो है उससे विमान कैसे चलाया जाए, उससे जो समझिए औषधि सब कैसे बनाया जाए, इसकी विद्या को जान गए हैं। आगे देखते हैं। गाय नहीं मारते हैं। गाय को भी क्या करते हैं? नहीं मार करते। जर्मनी वाले बहुत ही ज़्यादा पंडित हो गए हैं, वो गाय को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान आ गए तो गौ हत्या बंद कर देंगे। हिंदुस्तान आ गए तो क्या करेंगे? गौ हत्या बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जो है गौ का हत्या करना क्या है? एक सख्त जुर्म है। गाय को मारना एक बहुत बड़ा गुनाह है। युद्ध के दौरान लहना सिंह एक बार खेत के मुकदमा के सिलसिला में घर आया था। युद्ध के दौरान ही जब युद्ध चल रहा था तो खेत के सिलसिले में, ज़मीन जायदाद के सिलसिले में जो है वो अपना घर आया हुआ था। अब आगे देखते हैं। हजारा सिंह के कहने पर लहना सिंह ने सूबेदार के घर गया। हजारा सिंह के कहने पर लहना सिंह जो है किसके घर गया? तो सूबेदार के घर गया। वहाँ पर पहुँचते ही लहना सिंह के होश उड़ गए। जैसे हजारा सिंह जब लहना सिंह से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम जब अपना गांव गए ही हो तो एक बार तुम जो सूबेदार के घर से भी मिल आना। तो उसके हजारा सिंह के रिक्वेस्ट पर जो है लहना सिंह जैसे सूबेदार के घर गया तो वहाँ जाते ही इसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने जो औरत आज खड़ी थी वह वही थी जो 8 वर्ष की उम्र में एक सिख लड़की के रूप में मिली थी। कहता है जैसे ही ये सूबेदार के घर गए तो वहाँ जो ये जिस औरत को देखे, उस औरत को देखते ही लहना सिंह के होश उड़ गए। लहना सिंह के क्या हो गए? होश उड़ गए। ठंड के मौसम में भी समझिए कि इसके बॉडी से पसीने निकलने लगे। इसके होश इसीलिए उड़ गए क्योंकि इसके सामने वही औरत खड़ी थी
जो कि 8 वर्ष की उम्र में सिख लड़की थी, और वही सिख लड़की 8 वर्ष की उम्र में लहना सिंह को मिली थी, और लहना सिंह उससे मन ही मन प्रेम करने लगा था, और लहना सिंह उससे पर डे पूछा करता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धत कहकर चली जाती थी। तो वो सारी बातें इसको याद आने लगी। लेकिन अब वो लड़की कोई सिख लड़की या साधारण लड़की नहीं थी, अब वो क्या थी, तो सूबेदारनी थी। क्या थी? सूबेदारनी थी। लौटते समय सूबेदारनी ने अपने पति हजारा सिंह, यानी कि लहना सिंह का जो साथी था हजारा सिंह, लहना सिंह का जो साथी था हजारा सिंह की ही पत्नी वो सिख लड़की थी। यानी कि लहना सिंह का साथी हजारा सिंह था, लेकिन लहना सिंह ने कभी भी जो है उसके वाइफ के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में उनसे नहीं पूछा था, और ना ही हजारा सिंह भी जो है लहना सिंह से उसकी पत्नी के बारे में कभी पूछा था, जिसके कारण कि लहना सिंह उसका साथी होने के बावजूद भी, दोस्त होने के बावजूद भी ये नहीं जान सका कि वो 8 वर्ष की सिख लड़की जो है हमारे दोस्त हजारा सिंह की ही पत्नी है। और हजारा सिंह क्या थे? तो सूबेदार थे। तथा बेटे बोधा सिंह की हिफाजत करने को कहा। जब लहना सिंह हजारा सिंह के घर गए और वहाँ जो भी चाय नाश्ता हुआ, चाय नाश्ता करके जब ये लौटने लगे तो सूबेदार ने, यानी कि वही 8 वर्ष की सिख लड़की, वो इससे कहती है लहना सिंह से कि तुम मेरे पति हजारा सिंह की रक्षा करना और मेरे बेटे बोधा सिंह की भी रक्षा करना। और इसके लिए वो उनसे दुआ करती है, अपना अचरा फैला देती है। आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेज़ों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की ज़मीन पर युद्ध किया। जिस टाइम जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे, यानी 1914 से 1918 के बीच 4 साल तक लगातार प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के बीच जो है लहना सिंह भारतीय टीम से, यानी इंडियन आर्मी के टीम से जो है जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। यानी भारत का जर्मनी समझिए लड़ाई हुआ होगा। उसी लड़ाई में लहना सिंह भारतीय टीम से जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। कहाँ पर ये युद्ध लड़ी गई थी? फ्रांस में लड़ी गई थी। यानी भारतीय टीम द्वारा जर्मनी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध कहाँ लड़ी गई थी? तो फ्रांस में लड़ी गई थी। युद्ध के दौरान खुद लहना सिंह घायल होकर सूबेदारनी की पति और उसके बेटे की हिफाजत किया। कहता है जब युद्ध जर्मनी और इंडिया के बीच चला तो लहना सिंह खुद घायल हो गया, लेकिन सूबेदार हजारा सिंह कौन थे? तो वही सूबेदारनी जो कि एक सिख लड़की थी उसके पति थे। उसके और उसका बेटा, यानी उसी सिख लड़की का बेटा बोधा सिंह, दोनों का ये रक्षा किया। लहना सिंह को गर्व हो रहा है कि वे अपनी आहुति देकर सूबेदार को दिया हुआ वचन निभाता है। लहना सिंह को अपने आप पे गर्व हुआ कि भले ही मेरी जान चली जाए, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं सूबेदारनी को दिया हुआ वचन नहीं भूलूंगा, सूबेदारनी को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगा। और इस वादा को वो ध्यान में रखते हुए अपना घायल होते हुए भी सूबेदारनी की पति हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की जान की रक्षा करता है। अब फिर आगे दिया गया है कि मौत के समय सब कुछ साफ दिखाई पड़ने लगा था। जब लहना सिंह की मृत्यु निकट आने लगी तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। इस समय लहना सिंह को अपनी बचपन की याद आ रही थी। यानी जब लहना सिंह का जब मौत सामने आ गया, जब इसको लगा अब हम नहीं बचेंगे, इसको काफ़ी सारा जब गोली लग चुका था कि हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचाने में, इसको बचपन की याद आने लगी। वही समझिए 12-15 साल वाली यादें। लहना सिंह के शरीर से काफ़ी खून बह चुका था, बहुत ज़्यादा खून जो क्या हो चुका था, निकल चुका था। इस तरह लहना सिंह अपनी अंतिम सांस वजीरा सिंह की गोद में ली। वजीरा सिंह कौन था? शायद लहना सिंह का भतीजा था, या तो लहना सिंह का भतीजा होगा या चाचा होगा, ये तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन लहना सिंह का कोई न कोई ये रिलेशन का ही था। और लहना सिंह वही वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह ने अंतिम सांस ली। तो पूछता है कि लहना सिंह ने अपनी अंतिम सांस किसके गोद में ली? ऑप्शन देगा हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, इनमें से कोई नहीं, तो वजीरा सिंह के गोद में। तो ये जो इस कहानी के उसने कहा था, जो कहानी था इसका ये सारांश था।
तो आई होप आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।